नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट पैरोल पर आपके लिए फिर एक क्लास एग्रीकल्चर की लेकर के आया हूं। और इस एग्रीकल्चर की क्लास के अंतर्गत हमने पहले यहां पर बात की थी उद्देश्य आधारित कृषि के बारे में। और उद्देश्य आधारित कृषि के अंतर्गत हमने पहला प्रकार उसका पढ़ा था प्रीमेटिव सबसिस्टेंस का, स्थानांतरित कृषि का, या इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि किसानों के द्वारा जंगलों को काटा जाता है, फिर उनको आग लगा दी जाती है पेड़ पौधों को, और उसमें फिर खेती के कार्य किए जाते हैं। उसी राख में बीजों को छिड़क करके खेती के कार्य किए जाते हैं। और वर्तमान समय में इस स्थानांतरित कृषि या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के ऊपर क्या कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है, कानूनी रूप से इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। धीरे धीरे आदिवासी जो किसान लोग जो ये खेती करते थे, उन्होंने भी इस चीज को समझा। उन्होंने समझा कि पर्यावरण के लिए ये खेती जो है बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें हजारों की संख्या में पेड़ पौधे जो है नष्ट हो जाते थे, और फिर उनके बाद उनको जलाया जाता था तो पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता था। तो उनको ये बात समझ में आई, तो उन्होंने भी इस तरह की खेती को कम किया, और धीरे धीरे वो भी एजुकेटेड होते हुए और नई मॉडर्न टाइप की एग्रीकल्चर की तरफ वो रुझान उनका बढ़ने लगा। और उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही सेकंड जो पार्ट आता है उद्देश्य आधारित कृषि का, दूसरा जो भाग आता है उद्देश्य आधारित कृषि का, उसकी बात हम करने वाले हैं। यहां पर देखिएगा दूसरा जो भाग आता है उसको बोला जाता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत देखो दोस्तों क्या होता है, इसके अंतर्गत जो आदिवासी लोग थे या किसान लोग जो थे, उन किसानों के द्वारा खेती के कार्य किए जा रहे थे, लेकिन सिर्फ खेती से अनाज प्राप्त करके उनके परिवार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती थी। तो इस वजह से अब उन किसानों ने पशुओं को भी एक जगह रह करके और उनको पालना शुरू किया। तो इस तरह से जो खेती के कार्य संपन्न हुए, उन प्रकार की कृषि पद्धतियों को यहाँ पर मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स कृषि और पशुपालन के कार्य एक साथ संपन्न किए जाते हैं। तो ये मिश्रित एग्रीकल्चर कहलाती है, ठीक है, मिश्रित कृषि कहलाती है। उसके बाद तीसरे प्रकार की बात करें, तीसरा प्रकार जो है उसे यहाँ पर दोस्तों बोला जाता है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल जो है इसके अंतर्गत खेती करने की ये थोड़ी सी अलग टेक्निक है। इसमें क्या है कि एक साथ किसान दो प्रकार की फसलें प्राप्त करता है, ताकि एक ही समय में उसको दो प्रकार की फसलों से लाभ मिल सके। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे सरसों उगाई तो सरसों के साथ साथ मूली या अन्य प्रकार की कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो उनमें उगा दी जाती है, ठीक है, उनके साथ, उस फसल के साथ, तो दोनों प्रकार की फसलें उनको मिल जाती है। तो इस प्रकार की कृषि जो है मिश्रित फसल पद्धति कहलाती है। इसके अंतर्गत एक साथ दो या अधिक प्रकार की फसलों को प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात तीसरा प्रकार यहाँ पर दोस्तों आता है समोच्च-रेखीय कृषि का। समोच्च-रेखीय कृषि चौथा प्रकार। समोच्च-रेखीय कृषि के नाम से यहाँ पर इसको संबोधित करते हैं हम लोग। और समोच्च-रेखीय कृषि की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत किसान जो है वो अनाज उत्पादन तो करता ही है, इसके साथ साथ ये जो कृषि है ये और भी कई सारे लाभ प्रदान करती है, कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसीलिए तो इसको यहाँ पर महत्वपूर्ण कृषि के अंतर्गत शामिल किया गया है। समोच्च-रेखीय कृषि के अंतर्गत देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर किसान इसमें स्टेयर बनाता है इस तरह से, और स्टेयर बना करके फिर खेती के कार्य करता है। इस तरह की खेती जो है विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर ढाल जो होता है, उस ढाल के ऊपर खेती करना संभव नहीं होता, लेकिन वहां जो निवास करने वाले लोग जो हैं, जो किसान हैं, उन लोगों ने क्या किया, उस पहाड़ी ढाल को स्टेयर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। स्टेयर के रूप में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने फिर वहां पर क्रॉपिंग करना शुरू किया। तो यहाँ इन्होंने क्रॉपिंग करना शुरू किया, ये क्रॉपिंग यहाँ पर की। और उसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा ये जो इसकी मेड होती है, अंतिम क्षेत्र जो होते हैं स्टेयर के, उनके ऊपर प्लांटेशन कर दिए जाते थे। प्लांटेशन किसी भी प्रकार के, जैसे फूलों के पौधे लगा दिए वहां पर, पुष्प गार्डन बना दिया वहां पर, या इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, इस प्रकार की फल सब्जियों वाले जो पादप हैं, पौधे जो हैं, वो वहां पर लगा दिए हुए। तो इस तरह से यहाँ पर एग्रीकल्चर और किनारों पर
फ्रूट्स के प्लांट लगा दिए। तो इस तरह से यहाँ देखिएगा दो प्रकार के फायदे हो रहे हैं। एक तो उनको क्या मिल रहा है, क्रॉप मिल रही है, अनाज मिल रहा है, खाद्यान्न मिल रहा है। दूसरा इनको फल सब्जियों की आपूर्ति भी यहाँ से हो जाती है। तो देखो एक ही प्रकार की कृषि से दो तरह के अनाज यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, दो लाभ, दो बातें प्राप्त कर रही है, दो प्रकार की जो फसलें हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखिएगा ये जो समुच्च रेखीय कृषि है, इस समुच्च रेखीय कृषि के द्वारा अन्य और लाभ की बात करें तो ये पर्यावरण के लिए लाभदायक होती है। पर्यावरण के लिए क्या होती है, ये लाभदायक होती है। कौन सी? समुच्च रेखीय कृषि, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जनरेट होती है। प्लांट लगाते हैं तो इन प्लांटों के द्वारा ऑक्सीजन जनरेट होती है और उन पहाड़ी एरियाज में जो वातावरण है वो बिल्कुल अनुकूलित बन जाता है। इसी के साथ साथ देखिएगा यहाँ इसी एग्रीकल्चर से एक और लाभ प्राप्त होता है, और वो जो लाभ है वो लाभ है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन भी जो है ये कम होता है, मृदा अपर्दन कम होता है। ये जो कृषि है इससे मृदा अपर्दन भी कम होता है। पहले ढाल जो होता था पहाड़ी क्षेत्रों पर, अधिक बारिश होने से उन पहाड़ी ढलानों पर कटाव ज्यादा हो जाता था। मृदा या चट्टानी जो हिस्से थे वो कट करके पानी से और बह जाते थे नीचे, और इसी वजह से यहाँ पर इस तरह की खेती से यहाँ पर क्या हुआ, मृदा अपर्दन जो है वो कम हुआ। और इससे देखो एक दो लाभ तो ये हो गए, एक अनाज प्राप्त हो गया और दूसरा फ्रूट्स यहाँ पर उन्होंने प्राप्त कर लिया, फल सब्जियां यहाँ पर उन्होंने प्राप्त की। तो एक ही प्रकार की कृषि से काफी सारे उद्देश्यों की पूर्ति यहाँ पर की जा रही है, इसीलिए इसको यहाँ पर उद्देश्य आधारित कृषि के अंतर्गत शामिल किया गया है। नंबर 5 एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा अगला प्रकार आता है संविदा कृषि का। संविदा कृषि, संविदा कृषि की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग अपने गांव में हमारे जो खुद के खेत होते हैं उनको कई बार क्या करते हैं, खुद कार्य ना कर पाने की वजह से खेतों में अपने खेतों को किसी पड़ोसी के खेत वाले मालिक को लीज पर दे देते हैं, किराए पर दे देते हैं, या उसको बदले में अनाज लेने की प्रक्रिया के साथ उनके साथ समझौता किया जाता है और फिर वो खेत जो है पड़ोस वाले किसानों को खेती के लिए दे दिए जाते हैं। या फिर हो सकता है कि जो किसान है वहां खेती नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उस गांव में नहीं रह पा रहा है, उसने पलायन कर लिया है, दूसरी जगह चला गया है, प्रवास हो गया उसका, तो वो दूसरे शहरों में जाकर के नौकरी की तलाश में गया, या उसने कुछ और व्यवसाय वहां पर कर लिया खुद का, या फिर उसने कहीं शादी कर ली तो दूसरी जगह जाकर के बसना पड़ गया उसको। तो इस वजह से भी यहाँ इस प्रकार की कृषि जो है उसने जन्म लिया, और ये संविदा कृषि जो है इसमें किसान को, दूसरे किसान को जमीन दे दी जाती है और वो दूसरा व्यक्ति जो है इसके ऊपर किसान जो है वो खेती करता है। तो इससे इस प्रकार की जो पद्धति से जो खेती की जा रही है उस खेती को क्या कह रहे हैं, संविदा कृषि के नाम से जाना जा रहा है। इसके बाद देखिएगा अगला एक और प्रकार आता है, इसको बोलते हैं सहकारी कृषि। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि जो है इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण कृषि है, और इस प्रकार की कृषि की शुरुआत जो है वो किसानों के द्वारा उनके ऊपर लगाए जाने वाले जो लगान है और उनके अनाज को टैक्स के रूप में राजा महाराजाओं के द्वारा या तत्कालीन शासकों के द्वारा वसूला जाता था, उस टैक्स से बचने के लिए और वर्किंग प्रोसेस को लेकर के परेशान होने के कारण उन किसानों के द्वारा एक नई पद्धति यहाँ पर सहकारी कृषि के रूप में अपनाई गई। किसानों के द्वारा सहकारी समितियां बनाई गई और उन सहकारी समितियों के माध्यम से फिर उन्हीं किसानों के द्वारा आपस में मिलकर के खेती के कार्य किए गए। आपस में सभी ने अपने खेतों को एक जगह मतलब जोड़ लिया, मतलब जो जोत थी उन जोत को खत्म करके और पूरा एक बड़ा खेत क्षेत्र उन्होंने तैयार किया, और उन सभी किसानों ने फिर मिल करके आपस में एक दूसरे के खेतों पे काम किया। मतलब वो जमीन अब सभी किसानों की थी, उसमें कोई किसी तरह का बंटवारा नहीं था, और सभी किसानों ने मिलकर के वहां पर खेती करना प्रारंभ किया। और फिर बाद में क्या किया उन्होंने, जब अनाज उत्पन्न होता था तो वो अनाज जो है वो किसान आपस में अपनी अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग क्या कर लिया करते थे, बांट लिया करते थे। उससे क्या हुआ कि वहां पर खाद्यान्न की समस्या भी समाप्त हुई, साथ ही साथ लोगों में एकता की भावना भी जागृत हुई,
और इस प्रकार से किसानों की जिंदगी जो थी वो थोड़ा बेटर हुई और टैक्स से भी वहां पर बचाव हुआ उनका। अब यहाँ पर ये जो कृषि है, इस कृषि के लिए आंदोलन चलाए गए, पूरे विश्व भर में आंदोलन चले सहकारी कृषि को अपनाने के लिए। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि जो सहकारी कृषि है, सहकारी कृषि जो है वो पूरे विश्व भर में सहकारी आंदोलन के रूप में चलाई गई। और सहकारी आंदोलन के सबसे सफल प्रयास की यदि हम बात करें, या सहकारी कृषि का आंदोलन जो सबसे सफल रहा उसकी यदि हम बात करें, तो दोस्तों डेनमार्क में सबसे ज्यादा इसको सफल माना गया। डेनमार्क देश में सहकारी कृषि को सबसे सफल कृषि की श्रेणियों में रखा गया। सहकारी आंदोलन यहाँ पर बहुत जोर शोर से चलाए गए और इसमें यहाँ सहकारी कृषि के बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ने का कारण या इसको अपनाए जाने का कारण रहा वहां के किसानों का सहकारी समितियों का एक परमानेंट सदस्य बनना। वहां के किसानों ने सहकारी आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इसीलिए डेनमार्क में सहकारी कृषि जो है वो बहुत ज्यादा तेज गति से वहां पर बढ़ी। अब देखिएगा सहकारी कृषि जो है, इस सहकारी कृषि को लेकर के एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि सहकारी कृषि जो है उसको कोल खहोज के नाम से भी जाना जाता है, कोल खहोज। लेकिन ये कोल खहोज नाम से जो है वो कहां पर जानी जाती है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। 12th क्लास के अंतर्गत ये दोनों सवाल जो है कृषि वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर USSR जो है, मतलब सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ जो है, ये इसके अंतर्गत यहाँ सहकारी कृषि का जो प्रकार था उसको कोल खहोज के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता था कि किसानों के द्वारा खेती की जाती थी और उसको सारे अनाज को फिर वहां के शासक को दे दिया जाता था और शासक फिर उस अनाज को वहां के किसानों को जो वहां काम करते थे उन फार्म पर, कोल खहोज वाले फार्म पर, तो उनको वापस से उनमें बांट दिया जाता था और कुछ हिस्सा खुद के लिए रख लिया जाता था। तो ये खेती का जो टाइप है वो कोल खहोज प्रकार कहलाता है और USSR के अंतर्गत, सोवियत संघ के अंतर्गत, यानी कि आज के रूस के अंतर्गत इस प्रकार की कृषि की जाती थी। इसी के अलावा देखिएगा एक और प्रकार है जिसको सोवखोज के नाम से जाना जाता है। सोवखोज जो है, सोवखोज फार्म, ये भी USSR के अंतर्गत, USA के अंतर्गत ही होते थे। इसमें क्या होता था कि वो जो लैंड होती थी, वो पूरा एरिया जो होता था, उस एरिया के ऊपर तत्कालीन जो शासक होते थे या राजा महाराजा होते थे, वो उनका अधिकार होता था जमीन पर। किसानों का अधिकार नहीं होता था, किसका अधिकार होता था? राजा महाराजाओं का होता था। और वहां पर किसानों के द्वारा काम किया जाता था, मतलब वो राजा महाराजाओं के निर्देशन में किसान लोग वहां पर काम करते थे और फिर जो अनाज उत्पन्न होता था उस अनाज को वो खुद के पास रखते थे। उन किसानों को उनके मेहनताने के लिए उनको धनराशि या वेतन जो है वो प्रदान किया जाता था। तो इस तरह की जो सोवखोज फर्म है वहां पर उनको वेतन पर रखा जाता था किसानों को, और कोल खहोज में उनको अनाज के बदले वहां पर अनाज जो है वो आपस में बांट लिया जाता था उन किसानों के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कोल खहोज जो है वो कहां पर, कोल खहोज कृषि जो है वो कहां पर की जाती है? तो आंसर आपने देना है USSR, सोवियत संघ या वर्तमान रूस में। और सहकारी कृषि जो है सबसे ज्यादा चलन सहकारी कृषि का कहां पर रहा? तो आपको आंसर देना है डेनमार्क के अंतर्गत। क्लियर है दोस्तों? अब आगे हम चलते हैं। देखिएगा एक और प्रकार की यहाँ पर बात करते हैं, 7वां प्रकार यहाँ पर देखिएगा उद्देश्य आधारित कृषि के अंतर्गत गहन कृषि का। गहन कृषि, गहन कृषि की यदि बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत देखिएगा खेती के अंतर्गत जैसे जैसे परिवार बड़े हुए किसानों के, मतलब एक पिता के 2 संतानें हैं, तो उन 2 संतानों ने पहले की जो जमीन थी उसके 2 हिस्से कर लिए और बांट लिया आपस में। तो 2 बीघा जमीन जो थी उनको 1-1 बीघा मिली। फिर उन 2 किसानों के फिर 2-2 संतानें हुई तो उन्होंने आधा बीघा कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, जो कृषि जोत थे ना उनका आकार छोटा होता चला गया, परिवार बड़े होते चले गए और उनका बंटवारा होता चला गया, और कृषि जोत थी, जो जमीन जो थी वो छोटी होती चली गई। अब इनके सामने समस्याएं आई, और समस्याएं क्या आई दोस्तों कि जो उत्पादन था वो क्या हो गया, कम हो गया।
अब उत्पादन कम हो गया तो उन्होंने इसका एक, किसानों ने और वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला कि कम जमीन पर कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने हरित क्रांति का सहारा लिया और वैज्ञानिकों ने उन खेतों पर काम करने वाले किसानों को सजेस्ट किया कि आप लोग रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करो, हाइब्रिड बीजों का उपयोग करो। तो उन्होंने, किसानों ने ऐसा ही किया और फिर उसमें श्रम ज्यादा लगने लगा, मतलब मेहनत ज्यादा लगने लगी। मेहनत के साथ साथ उसके ऊपर पूंजी भी ज्यादा लगने लगी। पूंजी क्यों ज्यादा लगने लगी? क्योंकि उन फसलों की देखरेख के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा और इसी वजह से वहां पर मेहनत ज्यादा लगने लग गई। अब पूंजी ज्यादा लग रही है, श्रम ज्यादा लग रहा है, तो इस तरह की जो खेती है उस खेती में अधिक से अधिक अनाज उत्पादन करने का जो प्रयास है या जो पद्धति है, वो पद्धति ही क्या कहलाती है दोस्तों? गहन कृषि कहलाती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, सॉरी, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के नाम से इसको संबोधित करते हैं, गहन कृषि के नाम से इसको संबोधित करते हैं। अगला देखिएगा, एक और प्रकार है दोस्तों उद्देश्य आधारित कृषि के अंतर्गत ही 8वां, यांत्रिक कृषि। यांत्रिक कृषि, यांत्रिक कृषि जो है, इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत खेती के करने के जो तौर तरीके थे उनमें बहुत ज्यादा अचानक से बदलाव आया और बड़े और मशीनी जो यंत्र होते थे उन मशीनी यंत्रों का उपयोग किसानों के द्वारा खेतों में किया जाने लगा। इस प्रकार से जो खेती करने के जो तरीके हुए या नए मॉडर्न जो टेक्निक्स जो हुई, उन नई मॉडर्न टेक्निक्स की मदद से की जाने वाली खेती जो है वो क्या कहलाई दोस्तों? यांत्रिक कृषि के नाम से संबोधित की गई। इस प्रकार की कृषि को व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हैं तो वहां पर उत्पादन अधिक से अधिक लाने का प्रयास किया जाता है, उत्पादन अधिक से अधिक करने का प्रयास किया जाता है ताकि उस फसल को ज्यादा से ज्यादा बाजार में कृषि व्यापार के लिए वहां पर उपयोग में लिया जा सके। तो यांत्रिक कृषि भी यहाँ पर एक उद्देश्य आधारित कृषि के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य होता है कि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करें और व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद देखिएगा दोस्तों एक और प्रकार आता है, नंबर 9 पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे और वो प्रकार है कार्बनिक या फिर जैविक कृषि। कार्बनिक या जैविक कृषि। कार्बनिक या जैविक कृषि जो है इसके अंतर्गत देखिएगा दोस्तों रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या अन्य प्रकार के जो ऐसे पेस्टिसाइड जो हैं वो जो किसी किसान और किसानों की फसलों को नुकसान देते हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया ऑर्गेनिक कृषि के अंतर्गत। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत, जैविक कृषि के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया और इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत केवल और केवल पशुओं के मल मूत्र से बना कंपोस्ट खाद जो है वो ही उपयोग में लिया जाता है। मतलब फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए या जमीन के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए केवल कंपोस्ट खाद का उपयोग वहां पर किया जाने लगा, ऑर्गेनिक जो है खाद वहां पर डाला जाने लगा। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत जो है शुरुआत में पैदावार भले ही कम हो लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए इस प्रकार की कृषि जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। आज वर्तमान समय में किसानों के द्वारा जो रासायनिक उर्वरक डाल करके जो खेती की जाती है ना उसके साइड इफेक्ट उनको समझ में आने लगे हैं और धीरे धीरे जो किसान लोग हैं उन्होंने अपने कृषि करने के पद्धति जो है तौर तरीके जो है वो बदल दिए हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं और अभी वर्तमान समय में कार्बनिक कृषि जो है, जैविक कृषि जो है उसको यहाँ पर अपनाया गया है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को अपनाया जा रहा है। भारत के अंतर्गत यहाँ पर इस प्रकार की खेती का जो कार्य है वो किया जाने लगा माकंदपुर गांव में, नैनीताल उत्तराखंड में पहला एक गांव जहां पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। माकंदपुर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, माकंदपुर नैनीताल के अंतर्गत भारत का पहला ऑर्गेनिक
या जैविक खेती को अपनाने वाला गांव। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, माकंदपुर, नैनीताल, माकंदपुर, नैनीताल। ये दोस्तों कहां पर है? यूके के अंतर्गत है। यूके का मीन्स यहां पर हम बात कर रहे हैं भारत के बारे में, तो यूके का मीन्स यहां पर दोस्तों आप समझ करके देखिएगा, उत्तराखंड होता है। वैसे यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम होता है लेकिन यहां हम भारत की कृषि के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां यूके का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम आपको ध्यान नहीं रखना। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, एक और प्रकार आता है कृषि का, और उस प्रकार को यहां पर बोला जाता है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग जो एग्रीकल्चर है, इस ट्रक फार्मिंग एग्रीकल्चर को सबसे पहले यूएसए में अपनाया गया। इसके चलन की शुरुआत जो हुई वो यूएसए से मानी जाती है। यूएसए में सर्वाधिक रूप से भी इस प्रकार की कृषि का चलन जो है वो किया जाता है, और इस प्रकार की कृषि को अपनाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था कि जो फसलें हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, या ऐसे खाद्य सामग्रियां हैं जो जल्दी सड़ने लग जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनमें बैक्टीरिया जल्दी आ जाते हैं, तो उस प्रकार की फसलों को और उस प्रकार की खाद्यान्न सामग्रियों को बचाने के लिए यहाँ वातानुकूलित ट्रकों का उपयोग किया जाने लगा। रेफ्रिजरेटर युक्त जो ट्रक हैं, उन ट्रकों का उपयोग किया जाने लगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रकों की खेती की जाती है खेतों में ट्रक कैसे उगाएंगे? ट्रक फार्मिंग इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रकों का उपयोग किया गया। फल सब्जियां हैं, दूध दही है, मक्खन है, मांस है, और अन्य प्रकार के फल फूल वगैरह जो हैं, ये सब चीजें जो 1 या 2 दिन में खराब होने वाली फसलें या सब्जियां या खाद्यान्न पदार्थ होते हैं, ऐसे खाद्यान्न पदार्थों को संरक्षण देते हुए उनके खपत वाले स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास यहां पर किया गया इस खेती के अंतर्गत। और ऐसा करने के लिए इनको किस चीज की आवश्यकता पड़ी? तो ट्रकों की आवश्यकता पड़ी। और ट्रक भी कैसे होने चाहिए? वातानुकूलित होने चाहिए। मतलब जिन प्रकार की फसलों को जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, उन प्रकार की फसलों को उतना टेम्परेचर उन रेफ्रिजरेटर्स के माध्यम से या वातानुकूलित ट्रकों के माध्यम से दिया जाता है, और जल्दी से जल्दी कम से कम समय में उनको खपत वाले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए इस प्रकार की एग्रीकल्चर की जो टेक्निक है, इस टेक्निक को क्या कहा गया दोस्तों? ट्रक फार्मिंग के नाम से संबोधित किया गया। क्या कहा गया दोस्तों? ट्रक फार्मिंग का नाम यहां पर उनको दिया गया। तो इस प्रकार से ये ट्रक फार्मिंग जो है, ये भी एक उद्देश्य आधारित कृषि है। इनका उद्देश्य क्या था कि जो जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं, जल्दी खराब होने वाली खाद्यान्न सामग्रियां हैं, उनको खपत वाले स्थानों तक, मंडियों तक पहुंचाने का काम शीघ्रता से किया जा सके। नेक्स्ट, इसके पश्चात एक और अंतिम टाइप यहां पर हम बात कर लेते हैं उद्देश्य आधारित एग्रीकल्चर का, और वो है यहां पर पशुपालन कृषि। पशुपालन कृषि। पशुपालन कृषि के अंतर्गत दोस्तों, इसमें भी ऐसा नहीं है कि पशुओं को उगाया जाएगा जमीन में, इम्पॉसिबल बात है ना। यहां पर क्या होता है कि पशुपालन कृषि के अंतर्गत पशुओं को पाला जाता है। मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में पशुओं के बाड़े तैयार किए जाते हैं और उनमें उच्च नस्ल के पशुओं का पालन पोषण किया जाता है। पशुओं की नस्लों को सुधारने के लिए वहां पर कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। नई प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों का उनके ऊपर उपयोग किया जाता है। उच्च किस्म के, उच्च नस्ल के जो पशु हैं, उनको दूसरे पशुओं के साथ क्या करवाया जाता है? संकर करवाया जाता है, और वहां उनसे जो जन्म लेने वाली प्रजाति है, जन्म लेने वाला जो पशु है, वो और भी ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाला पशु बने और अधिक वहां पर दूध दे पाए वो पशु, या वो अपनी क्षमताओं से बढ़ करके कार्य कर सके। तो इस तरह की जो खेती है, मतलब पशुओं का पालन पोषण करने के लिए फार्म बनाए जाते हैं, चरागाह क्षेत्र बनाए जाते हैं, और उनके लिए बाड़े बनाए जाते हैं, और वहां पर पशुओं को लाखों और हजारों की संख्या में पाला जाता है, और फिर उनका बिजनेस भी किया जाता है। जैसे पशु, ऐसे कुछ ऐसे पशु भी हैं जिनके मांस का बिजनेस किया जाता है,
ठीक है। तो इस वजह से भी उनको पाला जाता है। उनकी चमड़ी है, मांस है, हड्डियां है, उनके काफी सारे मतलब ऐसी कुछ सामग्रियां बनती है इनकी हड्डियों से भी, तो सजावट की सामग्रियों के रूप में जिनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बिजनेस वहां पर करने के लिए पशुपालन कृषि का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर ये पशुपालन कृषि भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, और इसी पशुपालन कृषि की वजह से पूरे विश्व भर में डेयरी उद्योग जो है वो संचालित हो पाता है। क्योंकि जहां जिस पशुपालन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत गायों को पाला जाता है, भैंसों को पाला जाता है, गायों से दूध प्राप्त करके दूध की पैकेजिंग की जाती है और फिर मार्केट तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, ये सब कार्य इस प्रकार के एग्रीकल्चर के अंतर्गत होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमारा दूसरा जो टाइप था कृषि फसलों के प्रकारों के अंतर्गत उद्देश्य आधारित वर्गीकरण, वो भी कंप्लीट हो गया है। पहला हमने पढ़ा था ऋतु और समय के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हमने रबी, खरीफ और जायद की बात की थी। दूसरा हमने पढ़ा उद्देश्य आधारित कृषि वर्गीकरण, और उसके अंतर्गत प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, मिश्रित कृषि, मिश्रित फसल, समुच्चयी कृषि, संविदा कृषि, सहकारी कृषि, गहन कृषि, यांत्रिक कृषि, कार्बनिक कृषि, ट्रक फार्मिंग और पशुपालन कृषि, इन सभी कृषियों के बारे में बात की। और साथ ही साथ यहाँ पर दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सहकारी कृषि सर्वाधिक चलन डेनमार्क में, और कोलखोज नामक कृषि जो है वो कहां पर की जाती थी, तो आंसर आएगा उसका डेनमार्क। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी आगे हम बात करने वाले हैं, और अभी दो उद्देश्य बाकी बच रहे हैं, उन उद्देश्यों को भी अभी पूरा करेंगे। और तीसरा प्रकार जो है कृषि वर्गीकरण के अंतर्गत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा प्रकार है दोस्तों उपयोग आधारित वर्गीकरण। उपयोग आधारित वर्गीकरण, इसके अंतर्गत देखिएगा दोस्तों, यहां पर इसको 3 प्रकार की फसलों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला जो प्रकार है उसको तो यहां पर बोला जाता है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसल, ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाद्यान्न फसलों के रूप में किया जाता है, जिनका हम उपयोग जो है भोजन के रूप में करते हैं, हम लोग उनका भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं। ऐसी फसलें जैसे गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, दलहन प्रकार की फसलें इत्यादि, ये सभी फसलें जो है किसके अंतर्गत आती हैं, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है। उसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे एक और प्रकार की, और वो प्रकार है यहाँ पर नकदी फसलें। इसको नकदी भी बोल देते हैं, नकदी फसलें यहाँ पर इसका दूसरा प्रकार है। और इस प्रकार के जो फसल हैं इसके अंतर्गत यहाँ ऐसी फसलों का उपयोग किया जाता है, ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनसे हमें ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो सके, धन की प्राप्ति हो सके, और इसी वजह से इन फसलों को यहाँ पर नकदी फसलें कहते हैं, या इनको हम व्यापारिक फसल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन फसलों का उपयोग ज्यादातर व्यापार करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? व्यापार करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर नकदी फसलें या व्यापारिक फसलों के नाम से संबोधित कर देते हैं, जैसे मसाले या फिर ड्राई फ्रूट्स प्रकार की फसलें या फिर फूलों की खेती, ठीक है, इत्यादि प्रकार की जो फसलें जो है यहाँ पर नकदी फसल के अंतर्गत आती है। इसके बाद तीसरा प्रकार आता है उपयोग आधारित वर्गीकरण के अंतर्गत, और वो वर्गीकरण है बागानी कृषि। बागानी कृषि, और बागानी कृषि के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर नकदी फसलें भी होती हैं, ये भी, क्योंकि इन बागानी फसलों से भी हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, हमें धन की प्राप्ति होती है, और ये व्यापार के लिए भी काम में ले ली जाती है। लेकिन इनको बागानी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके लिए स्पेशल बागान तैयार किए जाते हैं, और उन बागानों में इन प्रकार की फसलों को उगाया जाता है, जैसे चाय के बागान, कॉफी के बागान, रबड़ के बागान, ठीक है, इस तरह की, और फल सब्जियों के बागान, ठीक है, मसालों के बागान, ये फसलें इसमें भी आती हैं। तो यहाँ पर बागानी फसलें इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके लिए अलग से बागान तैयार किए जाते हैं, क्षेत्र तैयार किए जाते हैं, और उन क्षेत्रों में इन फसलों को उगाया जाता है, पूर्ण रूप से संरक्षण देते हुए, वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेते हुए। इज दैट क्लियर? तो उपयोग आधारित यहाँ पर हमने
फसलों का वर्गीकरण किया। कितने भागों में? 3 भागों में, खाद्यान्न फसल, नकदी फसल और बागानी फसल। अब इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों, एक और प्रकार हम यहां पर पढ़ेंगे, और वो प्रकार जो है दोस्तों, उस प्रकार को यहां पर बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न आधारित कृषि वर्गीकरण। क्रॉपिंग पैटर्न आधारित कृषि वर्गीकरण। तो यहां पर ये चौथा प्रकार जिसके बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं, इसके अंतर्गत यहां पर 4 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले की यदि हम बात करें तो पहले को मोनोकल्चर के नाम से जाना जाता है। मोनोकल्चर कृषि पद्धति, कृषि पद्धति। मोनोकल्चर कृषि पद्धति में क्या होता है दोस्तों? देखो, नाम को देख रहे हैं हम, तो इस नाम से पहली मर्तबा हमें ये समझ में नहीं आएगा कि इस कृषि को कैसे करते हैं या ये कृषि किस प्रकार से होती है। लेकिन अभी मैं आपको एक नाम बता देता हूं और आप अच्छे से फिर उसके बारे में यहां पर बता देंगे। एकल कृषि पद्धति। क्लियर है? अब आप बता देंगे कि इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत वर्ष में एक खेत पर, एक क्षेत्र पर एक ही बार फसल उत्पादित की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? मोनोकल्चर के नाम से जाना जाता है या एकल कृषि पद्धति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? इसमें वर्ष में सिर्फ एक ही बार फसल प्राप्त की जाती है, चाहे तो वो खरीफ की फसल प्राप्त कर लें, चाहे वो रबी की फसल प्राप्त कर लें, चाहे वो जायद की फसल प्राप्त कर लें। अब इसके बाद देखिएगा दूसरा एक और प्रकार आता है, इसको यहां पर बोला जाता है ड्यूओ कल्चर। ड्यूओ कल्चर के नाम से यहां पर इसको संबोधित करते हैं। अब इसमें भी नाम से समझ में नहीं आ रहा ड्यूओ कल्चर, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि इस ड्यूओ कल्चर को यहां पर बोला जाता है द्वि कृषि फसल पद्धति। अब यहां पर आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें क्या होगा, एक खेत पर वर्ष भर में केवल 2 ही प्रकार की फसलें या 2 ही बार फसल प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि पद्धति को क्या कहते हैं? ड्यूओ कल्चर के नाम से जाना जाता है। चाहे वो रबी और खरीफ उगाए या फिर खरीफ जायद उगाए या रबी जायद उगाए, इसमें सिर्फ वर्ष भर में एक खेत से 2 बार ही फसलों की प्राप्ति की जाती है। अब इसके बाद देखिएगा तीसरा प्रकार आता है, इसको बोलते हैं ओलिगो या फिर ओलियो कल्चर। इसमें क्या होता है? इसमें त्रिफसली कृषि पद्धति। त्रिफसली कृषि पद्धति मतलब वर्ष में एक खेत पर 3 बार फसलों को प्राप्त किया जाता है। रबी, खरीफ और जायद तीनों प्रकार की फसलों का उपयोग इस विधा के अंतर्गत किया जाता है। इसीलिए यहां पर इसको ओलिगो या ओलियो कल्चर या फिर त्रिकृषि फसली पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा आगे यहां पर चौथा प्रकार आता है, एक नया प्रकार है। यहां पर कृषि क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में इसको जोड़ा गया है। हरित क्रांति के कारण यहां पर जोड़ा गया है। इसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग के नाम से यहां पर जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन कृषि का प्रकार माना जाता है ये। और इस कृषि प्रकार को अपनाने के पीछे एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और खाद्यान्न समस्या जो है वो विकराल समस्या के रूप में उभर करके आ रही थी। तो खाद्यान्न समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसे बीज तैयार किए, इस प्रकार की फसलों को तैयार किया जो 3-3 महीने में पक करके तैयार होती हो।
अब जब फसल 3 महीने में ही हम प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे पास साल भर में 12 महीने, 12 महीनों में 3-3 महीने के हिसाब से 4 फसलें प्राप्त कर सकते हैं हम। मतलब एक के बाद एक फसल को उगाया जाता है और काटा जाता है। एक फसल के बीजारोपण का काम किया गया, 3 महीने बाद वो फसल पक करके तैयार होगी, उसको काट लिया, तुरंत दूसरी फसल उगा दी, फिर काट लिया, फिर तीसरी, फिर काट लिया, फिर चौथी फसल उगा दी। इस तरह से ये कृषि पद्धति जो है एक के बाद एक यहाँ पर उगाई जाती है फसलों को। मतलब इसमें जमीन को फ्री नहीं छोड़ा जाता और हमेशा इसमें खेती के कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार की फसल का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि लगातार भूमि का उपयोग करने से यहाँ पर उस भूमि को परती नहीं छोड़ने के कारण वो भूमि शीघ्रता से अनुपजाऊ हो जाएगी और धीरे धीरे फिर पैदावार भी वहां उस फसल से, वहां उस जमीन से फसल जो है कम दे पाएगी। तो ये नवीन विधा है, रिले क्रॉपिंग के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार की कृषि पद्धतियों को यहाँ पर हमने यहाँ देखा और पढ़ा। चौथा प्रकार था एक क्रॉपिंग पैटर्न, उद्देश्य आधारित वर्गीकरण के बाद यहाँ पर उपयोगिता का पढ़ा, उपयोगिता आधारित कृषि वर्गीकरण पढ़ा और उपयोगिता आधारित कृषि वर्गीकरण के बाद हमने फिर यहाँ पर अध्ययन किया क्रॉपिंग पैटर्न का। क्रॉपिंग पैटर्न को 4 भागों में, चारों ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो है मोनोकल्चर, दूसरा जो है डिओकल्चर, तीसरा जो है ओलिगोकल्चर और चौथा जो है रिले क्रॉपिंग के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। तो दोस्तों आप जुड़े रहें इसी तरह से आपके अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। आपका साथ, प्रेम और प्यार इसी तरह से मिलता रहे।